हेलो जी, क्या हालचाल, कैसे सारे। दिस इज वैभव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी एल्गोरिदम होती हैं, कौन कौन से वेज होते हैं जिसके जरिए सीपीयू जो होता है प्रोसेस को प्रोसेस करता है, यानी कि टास्क को परफॉर्म करता है। वो किस तरीके से किस प्रोसेस को सबसे पहले पुट करता है, किस प्रोसेस को बाद में पुट करता है, ये किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अगर हम एक तरीके से समझे एग्जांपल लेके रेलवेज का, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम वहां से इसको अच्छे से को रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जैसे रेलवे सिस्टम में क्या होता है, जो रेलवेज होती हैं, आप देखते हैं प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आती है, फिर वो निकल जाती है, फिर दूसरी ट्रेन आती है, या कभी कभी हम ट्रेन को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं जहां पे वैकेंट एरिया होता है, और फिर दूसरी ट्रेन आके वहां पे खड़ी होती है और फिर वो वहां से हट जाती है ना। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम वहां पे भी चलता है, और वही सिस्टम लगभग यहाँ पे भी हमारा सीपीयू में भी चलता है। अब हम अगर जैसे बात करें, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसको मान सकते हैं हम क्या है, हमारा सीपीयू है, और जो ट्रेन आ रही हैं वो हमारी प्रोसेस है, ठीक है ना। अब वो जैसे जो प्लेटफॉर्म पे आएगी, यानी कि किस ट्रेन को पहले प्लेटफॉर्म मिलेगा, यानी कि किस प्रोसेस को पहले हमारा सीपीयू मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से एक जगह होती है जहां पे क्या होता है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन सा टास्क हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा टास्क पहले प्रोसेस किया जाएगा। इन सभी चीजों पे बात होती है। अब दूसरी बात करते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, इम्पोर्टेंट क्यों है कि अब जैसे बात करें, जैसे जो हमारा रेलवेज होता है, मान लो ट्रैक है, ट्रैक जो है सीपीयू, ट्रैक हमारा जो है प्लेटफॉर्म जो है वो सीपीयू है मान लो, और जो प्लेटफॉर्म है वो खाली नहीं है, यानी कि उस पे कोई ना कोई पहले से ट्रेन है, यानी कि पहले से सीपीयू में कोई ना कोई प्रोसेस है। अब क्या होगा, जब दूसरी कोई ट्रेन आएगी तो वो आपस में टकरा जाएंगी, है ना। वैसे ही इसमें क्या होगा कि अब अगर कोई दूसरी प्रोसेस आ गई तो स्टक हो सकती है उसमें। तो इस तरीके से क्या है कि सीपीयू जो है एक टाइम पे, जैसे सीपीयू क्या कर सकता है, सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेन क्या हो सकती है, खड़ी हो सकती है। वैसे ही हमारा जो सीपीयू है, एक बार में सिर्फ एक एक टास्क को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा टाइम तक फ्री ना रहे, यानी कि अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो जाए, है ना। अब अगर बढ़िया सिस्टम चल रहा है तो कोई भी ट्रेन आएगी तो वहां उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब रुकने के लिए। अगर ऑलरेडी कोई वहां पे ट्रेन है, उसको निकाल के फिर दूसरी तुरंत खड़ी हो जाएगी, है ना। कभी कभी देखते होंगे, जब आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आते होंगे, तो ट्रेन आ तो जाती है, लेकिन वो स्टेशन से जस्ट कितना 50 मीटर 60 मीटर पहले खड़ी हो जाती, वेट होती है कि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी हटेगी, ट्रेन हटेगी, फिर दूसरी आएगी। वैसे ही सीपीयू में भी ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो कि दूसरे प्रोसेस को सीपीयू मिलने में टाइम लगे, सो डैट ये यहाँ पे हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब देखो, होता क्या है कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम से डील करती है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम कैसे, देखो, जैसे ट्रेन है, हम एग्जांपल उसी से लेके कोरिलेट करके आगे समझते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे वहां पे होता है कि ट्रेन अगर खड़ी हुई है, तो एक तो पॉसिबल वे है कि जो ट्रेन है वो आई है, वो निकल जाए, फिर दूसरी ट्रेन आएगी, ठीक। अब मान लो ऐसा दूसरा केस हो सकता है कि एक ट्रेन खड़ी हुई है और जो दूसरी ट्रेन है किसी वीवीआईपी की है, और उसको सीपीयू मिलना यानी प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, यानी कि तुम्हारा ऐसा टास्क है, उसको प्रोसेस मिलना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, वो जो ट्रेन वहां पे खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, वो पहले कुछ टाइम के लिए जहां फ्री स्पेस होता है वहां जाके खड़ी हो जाएगी, और फिर दूसरी ट्रेन को वो प्लेटफॉर्म यानी कि प्रोसेस मिल जाएगा, और फिर वो वहां से निकल जाएगी, और फिर पुरानी जो पहले वाली ट्रेन थी वो फिर से प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो ये दूसरा वे हुआ। तो इस तरीके से कुछ हमारी एल्गोरिथम भी काम करती हैं कि हमारा जो वो सीपीयू है वो ज्यादा देर तक खाली ना रहे, और जो टास्क है उसको जो करने का टाइम है वो ज्यादा ना लगे, ठीक है, और इफिशिएंटली वो सभी चीजें वर्क हो पाए। सो इसलिए हमारा क्या होता है, ये एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, पबजी या फ्री फायर, ओके, या फिर आप GTA 5 वगैरह कुछ भी गेम प्ले कर रहे हैं। उसी टाइम पे मान लो आपके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है ना। अब पेरेंट्स की कॉल यानी हायर प्रायोरिटी। अब हायर प्रायोरिटी दैट मीन्स उस टाइम पे आपको अपना वो जो गेमिंग वाला चीज है वो रोकना पड़ेगा। अब जब गेमिंग वाला रोकेंगे तो उस टाइम पे आप कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो देखो जैसे प्रायोरिटी चेंज हुई, अब सीपीयू किसको मिला, कॉल को मिल गया, ठीक है ना। अब प्रोसेस किस कौन सी चीज हो रही, कॉल हो रही। तो यही है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है, कुछ टास्क होते हैं प्रायोरिटी के बेस्ड पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि सीपीयू उसको मिल जाता है, ठीक है। अब आगे कुछ और चीजों पे बात करते हैं।
आप देखिए जब बात करते हैं हम इसमें देखो किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सबसे पहली बात तो जो हम सीपीयू एल्गोरिदम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ने जाते हैं तो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इन चीजों पे बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एफसीएफएस पढ़ने वाले हैं। वेट अ मिनट। तो हम जब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें 5 जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज या फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाई जाती हैं। आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। जो मोस्टली हमारी एल्गोरिदम पढ़ाई जाती हैं वो ये 5 होती हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि एफसीएफएस बोलते हैं। फिर एसजेएफ होता है यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर आता है एसटीआरएफ, ठीक है ना। फिर होता है आरआर। उसके बाद आता है हमारा कौन सा प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। ये 5 एल्गोरिदम होती हैं और इन्हीं 5 को हम क्या करने वाले हैं अगले पूरे जो भी इस प्लेलिस्ट है जो भी लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले इन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है पढ़ने से पहले हमको इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड्स यूज होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जब भी आपने कभी भी ट्रेन पे ट्रेवल किए होंगे, ठीक है ना, तो वेयर इज माई ट्रेन जो ऐप होता है उस ऐप पे ऐसा आपने इंटरफेस देखा होगा, ठीक है। मैं इससे रिलेट करके आपको ये चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आपने ये इंटरफेस देखा होगा कि ट्रेन अभी हम बैठे हुए हैं वो किस स्टेशन पे है और कहाँ पे कितने टाइम पे पहुंची हुई है। ओके, तो देखो सबसे पहला टाइम होता है अराइवल टाइम। यहाँ पे एक टाइम मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल व्हाट। हाँ, ये देखो सबसे पहला जो टाइम इसका होता है वो होता है अराइवल टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ टाइम दे रखा होगा, ये होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम दैट मीन्स वो एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे क्या है ट्रेन जो है, ट्रेन हमने क्या कहा था प्रोसेस है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी। यानी कि प्रोसेस जो है कहाँ पे पहुंचेगी, प्लेटफॉर्म जो था सीपीयू था। यानी कि अराइवल टाइम एक वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा प्रोसेस जो है सीपीयू के पास पहुंचेगा यानी कि सीपीयू को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे 8:55 यहाँ पे लिख रखा है तो दैट मीन्स इट इज द टाइम व्हेन द ट्रेन इज रीच टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ये वो टाइम है जिस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे क्या होगा ट्रेन हमारी पहुंचेगी। तो सेम वही यहाँ पे भी है। अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम इसको एटी बोलते हैं, एटी। ये सारी टर्म्स वहां पे यूज होने वाली हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना फोकस कर रहा हूँ। एटी एटी बोलते हैं। तो एटी दैट मीन्स अराइवल टाइम, द टाइम जहां पे प्रोसेस क्या होगी अराइव होगी रेडी क्यू में, ठीक है ना। रेडी क्यू होता है मैं आगे आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो हमारा अराइवल टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे कोई भी प्रोसेस हमारी सीपीयू को मिलती है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे 8:55 है यानी कि ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची होगी। उसके बाद बात करते हैं ये वाला टाइम। ये टाइम होता है कि ट्रेन वहां से निकलेगी कब, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीशन टाइम और बस टाइम की। देखो कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि जो हमारी ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची, ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची। अब एक पहुंची ये वाला टाइम है, फिर यहां से एक निकली एक ये वाला टाइम है। यानी कि पहुंचने से लेकर निकलने तक उसका टोटल कितना टाइम लगा, यानी कि किस टाइम पे पहुंची और वो किस टाइम पे निकली। इन दोनों टाइम्स के बीच का जो टाइम होगा यानी कि डिफरेंस होगा, अराइवल टाइम और निकलने के टाइम के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम दैट मीन्स एक प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में, ठीक है, एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो हमारा होता है कंप्लीशन टाइम। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस को टोटल कितने टाइम तक सीपीयू मिला, जितने टाइम तक टोटल सीपीयू मिलता है वो हमारा उसका होता है कंप्लीशन टाइम। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे बात की जाए आप इसको सब्ट्रैक्ट करो 8:55 और 9:3 तो यहाँ पे कितना आता है 8 मिनट। 8 मिनट, तो जो 8 मिनट है हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है कंप्लीशन टाइम है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बस टाइम का, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अराइवल टाइम में से हम क्या करेंगे निकलने वाले जो टाइम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं बस टाइम। अब बस टाइम क्या होता है कि रिक्वायर्ड टाइम जो एक सीपीयू को मिलेगा। जैसे होता क्या है कि मान लो ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पे, अब हमने कहा कि ये जो ट्रेन आएगी वो 5 मिनट लेगी यहां से जाने के लिए, ठीक है। ये 5 मिनट लेगी हमने ऐसा बोला, लेकिन क्या पता ट्रेन आई और उसको आगे सिग्नल नहीं मिले, आगे जाने के सिग्नल नहीं मिले, तो 5 से 10 मिनट तक रुक गई। फिर जब सिग्नल मिल गया तब गई वो, ठीक है। तो यानी कि 10 मिनट तक रुका, यानी कि टोटल वो टाइम जितने टाइम तक जो ट्रेन है वहां रुकी तो वो हो गया उसका बस टाइम। वैसे ही मान लो प्रोसेस आया, ठीक है ना, प्रोसेस आया लेकिन कोई दूसरी प्रायोरिटी वाली थी तो वो काम होने लगा, फिर उस प्रोसेस से सीपीयू ले लिया गया, फिर बाद में दिया गया। तो वो टोटल टाइम होता है कि रिक्वायर्ड टाइम कितना एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगा।
ठीक है ना। ये टाइम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ। जो हमारा बस टाइम होता है, ये रिक्वायर्ड टाइम होता है प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, एक इस तरीके से कह सकते हैं, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड बस टाइम और सीपीयू टाइम। इसको सीपीयू टाइम भी बोल सकते हैं। तो दोनों, ये बस टाइम भी बोल सकते हैं और सीपीयू टाइम भी बोल सकते हैं। तो ये टाइम होता क्या है कि रिक्वायर्ड टाइम कितना सीपीयू को लगने वाला है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट का ब्रेक होता है, लेकिन पहले भी चल सकती है और थोड़ा लेट भी हो सकती है। तो वो जो रिक्वायर्ड टाइम होता है ना, कि यहाँ पे कितनी देर खड़ी होगी ही होगी वो, तो वो होता है हमारा क्या है, बस टाइम। ठीक। इसके बाद बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम। अगर यहाँ बस टाइम आपको समझ नहीं आया तो आगे मैं इसको और अच्छे से थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम। अब देखो टर्न अराउंड टाइम क्या है कि जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से अगर हम अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। तो इसके बाद हमारा होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है कि टर्न अराउंड टाइम से, इस वाले टाइम से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें बस टाइम को तो हमारा क्या आ जाता है, वेटिंग टाइम। अब देखो यहाँ पे मैं इन सभी चीजों को बता क्यों रहा हूँ कि देखो, जब हम आगे जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उनको पढ़ेंगे तो उसमें से आपसे जानते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अराइवल टाइम बताइए, कंप्लीशन टाइम बताइए, बस टाइम बताइए, टर्न अराउंड टाइम बताइए, या वेटिंग टाइम बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेटिंग टाइम कितना है। अब इसके आगे एवरेज भी लग सकता है, एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, या फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए। वो कैसे निकाला जाएगा मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर पूछे जाएंगे तो आपको ना इनके फार्मूले याद होने चाहिए। पहली चीज तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। इन दोनों फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। अराइवल टाइम वो टाइम जिस टाइम पे सीपीयू को प्रोसेस मिलती है। कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है कि टोटल एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा सीपीयू के द्वारा, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगा वो होता है हमारा कंप्लीशन टाइम। बस टाइम क्या होता है, टोटल रिक्वायर्ड टाइम, कि मतलब एक प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लेगी, एक प्रोसेस को सीपीयू लेगी खुद को टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना। कि प्रोसेस कितना टाइम लेगी, है ना, प्रोसेस का कितना टाइम होगा ताकि वो अपना जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके प्रोसेस का। ठीक है। ये सभी चीजें हो गई टर्मिनोलॉजी। अब देखो अब अगर हम बात करें तो सीपीयू की जो एल्गोरिथम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वो टाइप्स कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो टाइप की हो जाती है, मेजर दो टाइप की, फिर इसके अंदर फर्दर होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, और फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है कि प्रिमिटिव वो होता है कि जैसे देखो, इन दिस मोमेंट सीपीयू कैन टेकन अवे। देखो प्रिमिटिव में क्या है कि ऐसा है कि आप मान लो क्या कर रहे हो, कार है आपके, आप हैं, आपके भाई हैं, दो लोग हैं, ठीक है, छोटे हैं आप दोनों, और एक खिलौना है, रिमोट कंट्रोल कार, ठीक है ना, एक है। और क्या है कि आप हैं बड़े, ठीक है, आप लेके खेल रहे हैं, और क्या हुआ कि छोटा भाई आपका आया और रोने लगा। अब जब रोने लगा तो मम्मी ने क्या किया, उसको छीन के, आपसे छीन के उसको दे दिया गया, ठीक है ना, ताकि वो रोए ना, है ना। तो वैसे ही है कि अब देखो, आपको जो आपके पास था आपसे छीन लिया गया, ठीक है ना। तो वैसे ही है कि मान लो कोई सीपीयू में कोई प्रोसेस चल रही है। अब जो दूसरी प्रोसेस आई उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे मैंने बोला था ना ट्रेन वीवीआईपी है, तो क्या किया गया, उसको हटा दिया गया, चलो निकलो यहाँ से, निकाल के खेद दिया गया उसको थोड़ी देर के लिए, भूल गया, ठीक है ना। जैसे आपसे कार ले ली गई थोड़ी टाइम के लिए, वैसे ही क्या उसको निकाल दिया गया। फिर जैसे ही वो खेल चुका आपको फिर से दे दिया गया। वो जैसे उसकी खेल की इच्छा भरी आपके छोटे भाई की, फिर से वो आपको दे दी गई कार। यानी कि जैसे ही वो ट्रेन वीआईपी वाली निकल गई, आपकी ट्रेन फिर से आ गई, ठीक है ना, वो वाली। तो होता क्या है ना कि प्रिमिटिव में मतलब प्रोसेस छीन लिया जाता है थोड़ी देर के लिए सीपीयू को, अगर कोई दूसरी प्रायोरिटी वाली आ गई। यानी कि एक बार अगर सीपीयू में गई तो हो सकता है वो निकल भी आए, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट है वो हो, फिर उसके बाद जाए, ठीक है ना। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर एक बार प्रोसेस मिल गई तो फिर मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर आंधी तूफान कुछ भी है मतलब समझ लो, ठीक है ना, फिर उससे वो सीपीयू छीना नहीं जाएगा। अब ऐसे ही है, जैसे अब आप खेल रहे हैं तो कितना भी आप जिद्दी हैं, ठीक है ना, घर वाले बोले जा रहे हैं लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं हम क्यों वापस करें खिलौना, हम लिए हम खेलेंगे, ठीक है ना, पहले हम खेलेंगे फिर देंगे। तो वैसे ही है, जैसे आप खेल की आपकी इच्छा भरी तो आपने क्या किया, वो टॉय रिटर्न कर दिया। जैसे ट्रेन खड़ी हुई है, डजेंट मैटर वीवीआईपी आए कोई भी आए, अब ये ट्रेन जब तक टाइम है इसका तब तक रुकेगी, जब ये निकलेगी तो वो आएगी, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस से सीपीयू को लिया भी जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर एक बार सीपीयू को प्रोसेस मिल गया है, प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है, तो वो तब तक ही रहेगा जब तक कि वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती या फिर कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एल्गोरिदम है सीपीयू शेड्यूलिंग के, ये 5 एल्गोरिदम है जिनको हम आगे
अपकमिंग वीडियोस में सभी डिटेल्ड एग्जांपल के साथ में सभी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एफसीएफएस के बारे में, ये क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका मोड क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है। बेसिकली हम देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ही आएंगे आपको, थ्योरेटिकल पार्ट तो इतना नहीं रहता है। हाँ, 1-2 नंबर में अगर है तो शायद इट कैन भी आ सकता है, बाकी चांसेस नहीं है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर थ्योरी इसका है जो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जो हमने इसके टर्मोलॉजी बताई है टर्मोलॉजी को फिर से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।